जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे मैनेजमेंट साइंस में कहा जाता है कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले जो पूरे एनवायरनमेंट की स्थिति होती है उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं और संस्था के लिए आपको निर्णय लेना है, तो आपको यह देखना है, एक तो जो संस्था के अंदर की स्थिति है वो क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, और जो बाहरी वातावरण है जिससे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट कर रही है वो वातावरण कैसा है, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था का काम ढंग से चल सके। तो इसका माने परिस्थिति काल का अंदाजा लगा के ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। ये मैं किस परिवेश में कह रहा हूं? ये मैं इस परिवेश में कह रहा हूं कि 12 साल से 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जिस प्रकार से इनकी कार्यप्रणाली रही उसके बारे में अब पूरे हिंदुस्तान को पता है, एवरीबॉडी नोज कि इनकी स्टाइल क्या है, इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, ये कैसे काम करते हैं। पहले की सरकारें आपने 2014 के पहले देखी थी, काफी हद तक डेमोक्रेटिक थी, संविधान का ध्यान रखती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज थी उनका एक्सप्लॉयटेशन करती तो थी लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करती थी। 2014 के बाद आपने वो देखा, आपने देखा चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ, आपने देखा पुलिस के साथ, ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, इनकम टैक्स के साथ क्या हुआ। जो भी विरोधी है उस पर दबिश डलवाओ, उसको दबाओ, या तो वो जेल जाए या भारतीय जनता पार्टी में आए। ये कार्यप्रणाली आपने 2014 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी। आपने ये भी देखा कि 2014 के पहले राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत डिफरेंस ओपिनियन होता था, मतों में अंतर होता था, लेकिन एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखते थे। लेकिन 2014 के बाद न केवल राजनीतिक दलों में दुश्मनी का भाव आ गया बल्कि समाज के अंदर भी दुश्मनी का भाव आ गया। देश दो गुटों में बंट गया। एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, एक भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। पहले संख्या मोदी जी के समर्थकों की बहुत ज्यादा थी, विपक्षियों की बहुत कम थी, तो उनका बिल्कुल एक प्रकार से एक तरफा लड़ाई चल रही थी। लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर दोनों की आमने सामने की लड़ाई हो गई, जो देश के लिए हानिकारक है। राजनीतिक दल भी आमने सामने आ गए, एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे, और समाज भी एक दूसरे को दुश्मन समझने लगा, जो मोदी का समर्थक था और मोदी का विरोधी था। ये एनवायरनमेंट था। अच्छा, इस एनवायरनमेंट से छुटकारा पाने के लिए, ये मानने के लिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा आवश्यक है, जहां अलग अलग प्रकार के समाज हैं, अलग अलग प्रकार का रहन सहन है, अलग अलग प्रकार का रंग है, अलग अलग प्रकार की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो यहाँ पे ये एक तंत्रवाद नहीं चलेगा। और अगर एक तंत्रवाद में केवल एक हिंदी भाषियों का अगर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा तो उसका देश को नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन ये एनवायरनमेंट था, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, ये परिवेश था, ये बाहरी परिवेश था। अब देखिए, इसका विरोध करने के लिए, जैसे अंग्रेजों के जमाने में भी कांग्रेस के अंदर नरम दल था, गरम दल था, और क्रांतिकारी भी थे, और ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। क्रांतिकारी थे वो मानते थे कि जो आजादी मिलेगी वो शस्त्रों अस्त्रों के आधार पर मिलेगी। जो नरम दल था वो आराम से विरोध प्रतिरोध की रणनीति में चलता था, और गरम दल था वो दोनों के बीच का था, क्रांतिकारियों और नरम दल के बीच का था। लेकिन अलग अलग तरह से लोग प्रयास कर रहे थे। अब आज के परिवेश में देखिए, 2014 के बाद पहले तो 7-8 साल ऐसे निकले जिसमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत कर ली हैं कि जनता के अंदर प्रतिरोध की क्षमता खत्म हो गई। कांग्रेस को भी उन्होंने कमजोर कर दिया, क्षेत्रीय दलों को भी कमजोर कर दिया, बल्कि उन क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तेजी से कमजोर किया जो भारतीय जनता पार्टी के कभी न कभी सहयोगी रहे, और लग रहा था कि एक तरफा मामला है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने समाज के अलग अलग वर्गों से मुलाकात करने की शुरू की। कभी वो मोची के पास जाके बैठे, कभी सब्जी बेचने वाले के पास जा बैठे, कभी स्टूडेंट्स के पास बैठे, कभी धान रुपाई वालों के साथ बैठे। तो एक मैसेज हर समाज के अंग को उन्होंने दिया। और उसकी वजह से 2024 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पे मेजोरिटी नहीं मिली। एनडीए की सरकार बनी, मोदी की सरकार नहीं बनी। लेकिन जब ये मोदी जी ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा, अब तो संघर्ष हो रहा है, अब तो अपोजिशन भी जिंदा हो रहा है, तो उन्होंने जो विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल थे, उनको तोड़ना शुरू किया। एक एक करके सारे क्षेत्रीय दलों को उन्होंने तोड़ मारा। उद्धव ठाकरे, जिनका पार्लियामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस था, उनकी पार्टी को भी तोड़ दिया, टीएमसी को भी तोड़ दिया। और जहां उनका मनाया, उन पैसा उनके पास था, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास था, ईडी सीबीआई उनके पास थी, उन्होंने विपक्षी दलों को रौंद दिया। अब ये प्रतिरोध कैसे किया जाए ऐसी परिस्थिति का? जैसे अंग्रेजों के साथ जब प्रतिरोध किया था महात्मा गांधी ने या क्रांतिकारियों ने, तो अपने अपने तरीके अपनाए थे। आज के परिवेश में कांग्रेस एक तरफ से प्रयास कर रही थी, बाकी क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा प्रयास करते दिख नहीं रहे। लेकिन इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। अभिजीत दीपिके जो अमेरिका में थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं और नौकरी नहीं मिलती है और उनको एक प्रकार से आंदोलन जीवी या उन्हें कॉकरोच कह दिया, कॉकरोच जनता पार्टी बन गए, अभिजीत दीपिके देश के अंदर आ गए। तो अब दो धाराओं में देश पड़ गया, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हो गए और एक तरफ कांग्रेस के समर्थक हो गए। दोनों की राहें बिल्कुल अलग अलग, तरीके अलग अलग। अब ये विश्लेषण करते हैं किसका तरीका सही है, किसके जीतने की और सफलता की संभावना ज्यादा है। भाई ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई आमने सामने का संघर्ष उन्होंने किया, उनके साथ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा जुड़े। लेकिन उनके साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ वो इतना ज्यादा दबंगई वाला था, वाटर कैनन से वार करना, लाठी चलाना, अनुमति न देना, धारा 144 लगा देना, प्रतिबंध लगा देना। तो एक तरफ तो वो पुलिस ने अपना रुख रखा और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपिके को एयरपोर्ट जाके रिसीव करना, उनको वहीं परमिशन देना, जंतर मंतर में उनको बैठने देना, अनुमति खत्म हो जाने के बाद भी बैठने देना, उसके बाद वहां पे उन्हें तंबू भी लगाने की अनुमति दे देना, अनशन स्थल बनाने की भी अनुमति दे देना और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई को अनुमति न देना। ये दो अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दो जो प्रतिस्पर्धी थे उनको बांट दिया और अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया। अब इसमें सफलता किसको मिलने की संभावना है? यूथ कांग्रेस एनएसयूआई वालों को सफलता मिलने की संभावना है या कॉकरोच जनता पार्टी वालों को संभावना है सफलता की? देखिए, रणनीति जो आप बनाते हैं वो रणनीति बनाते हैं विपक्षियों के घेराबंदी के अनुसार। कांग्रेस ने समझ लिया अगर सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे तो उधर तो ब्रूटल फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, डंडों से मार मार के, खून निकाल निकाल के, दो चार को जेल भेज के, फर्जी मुकदमे करके वो आपको बिल्कुल इस लायक नहीं छोड़ेंगे और उससे एक डर बैठ जाएगा पूरे समाज के अंदर कि लोग सत्ता के खिलाफ प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो उन्होंने एक रास्ता अलग अब चुना जो पिछले 15-20 दिन से आपको देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम छात्र संवाद करेंगे, हमारे हर नेता जाएंगे उस क्षेत्र में और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे, यूथ को इकट्ठा करेंगे और उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको नौकरियां नहीं मिल रही, आपके पेपर लीक हो रहे हैं और आपके इसके लिए प्रतिरोध के लिए खड़ा होना है। तो समाज के हर वर्ग के साथ संपर्क करके, जैसे राहुल गांधी जो बस बिल्डिंग एक एमएसएमई है उसके यहाँ गए, फिर वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठे, तो उससे ये अलग अलग समाज, थ्री व्हीलर्स वालों के साथ बैठे, अलग अलग समाज को ये मैसेज देना। और ये कोई ऐसी चीज है नहीं जिसमें धारा 144 लगा दो या किसी प्रकार से उन्हें दबिश डाल दो या कुछ जेल के अंदर डाल दो। और उन्होंने अपना मास बेस बढ़ाना शुरू किया और जनता के अंदर एक ऐसा मैसेज चला गया कि राहुल गांधी इज ए गुड ऑल्टरनेटिव टू मिस्टर मोदी। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो अपनाया वो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनाया, उन्हें पुलिस ने आने दिया, बैठने दिया। अच्छा, एक उदाहरण भी था हमारे पास अन्ना हजारे का आंदोलन का, अन्ना हजारे का आंदोलन। लेकिन परिवेश जब आप नहीं देखते, एनवायरनमेंट नहीं देखते, तो अन्ना हजारे के जमाने में कांग्रेस जनता पार्टी ने यह नहीं सोचा कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो अन्ना हजारे जब आंदोलन में बैठे
और उन्होंने भूख हड़ताल की। तो बड़ा, और मीडिया भी उस समय क्योंकि कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहता था, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना चाहता था, उनके द्वारा जो प्रायोजित सत्ता थी उसको बिठाना चाहता था, तो गोदी मीडिया भी लग गया, प्रेस भी लग गया, आरएसएस भी लग गया, बीजेपी भी लग गई, सब लोग लग गए, अन्ना हजारे भी लग गए, अरविंद केजरीवाल भी लग गए, और वो भूख हड़ताल में बैठे तो कांग्रेस डिफेंसिव में आ गई और अन्ना हजारे एस्टेब्लिश हो गए, ऐसे गांधी और अरविंद केजरीवाल वगैरह ने फायदा उठा लिया। लेकिन जब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया जंतर मंतर के अंदर, तो इन्होंने अपेक्षा ये की थी, और नेचुरल अपेक्षा थी। भाई 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो मानी बात उन्होंने सोचा था कि जब दिल्ली में आएंगे तो लाखों लोग सड़क पे मिलेंगे, जंतर मंतर में लाखों मिलेंगे। लेकिन आप जानते हैं राजनीति कितनी ज्यादा कुटिल होती है, छलावे पूर्ण होती है। जब वो जंतर मंतर में आए तो हार्डली 2-3 हजार लोग उनको मिले, और संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है, वही 2-3 हजार लोग बैठे, और उसमें अंदर भी सारे लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, एसएफआई, आयसा। इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट व्यू वाले नॉन पॉलिटिकल लोगों से अपेक्षा की गई थी कि वहां बिल्कुल भीड़ की भीड़ टूट पड़ेगी, वो नहीं टूटी। अच्छा, गलती एक और कर दी कांग्रेस जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि वो भूख हड़ताल बढ़ गए। सोनम वांगचुक को लगा कि वो अन्ना हजारे को रिप्लेस कर लेंगे, और शायद अभिजीत दीपिका को लगा कि अरविंद केजरीवाल को रिपीट कर लेंगे, डेप्रिकेट कर लेंगे, अन्ना हजारे बन जाएंगे सोनम वांगचुक, और ये बन जाएंगे अभिजीत दीपिका बन जाएंगे। इसीलिए वहां नारे भी लगे, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। लेकिन ये भूल गए कि इस समय जो सरकार है वो वाली सरकार नहीं है जो 2012, 13, 14 में थी। ये सरकार मोदी जी की सरकार है। और अब सोनम वांगचुक को 12-13 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, पता चल गया कि उनके कोई भूख हड़ताल तोड़वाने नहीं आने वाला, बल्कि उन्होंने ट्रैप में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक को। अच्छा, अब सोनम वांगचुक ने एक बार खींच में आके कहा भी कि बाकी ये लोग तो यहाँ बर्गर वर्गर खाते रहते हैं, एक दिन का भी वो नहीं रखते, और मुझे इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी बैठा दिया है। अच्छा, अब मानी बात है कि अगर उनकी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़वाई गई तो कितने दिन तक उसको झेलेंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो जाए, मानी बात है कि उसका एडवांटेज कॉकरोच जनता पार्टी को तो मिल जाएगा, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे एनवायरमेंटलिस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उनका तो परिवार का भी बहुत ज्यादा और देश का, समाज का भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और बाकी लोग जो है अपना बर्गर वर्गर और खाने वाने की व्यवस्था करके खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2 पैरेलल धाराएं चल रही हैं, कांग्रेस की धारा चल रही है जिसमें वो एजिटेशन सड़क पे करने के बजाय धीरे धीरे नीचे नीचे जनता के साथ संपर्क स्थापित करके अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के माध्यम से, कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से, जिनसे आप जनता के अंदर प्रतिरोध इकट्ठा कर सके, जिससे जनता खुद भारतीय जनता पार्टी से, सत्ताधीशों से जवाब मांगे, और वो मांग रही है। आपने देखा राम जन्मभूमि के अंदर जो डकैती हुई, चोरी हुई, अब जनता सीधे प्रश्न पूछ रही है, अब उसे किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता नहीं है। और यही काम हो सकता है हम जैसे लोगों का, या पत्रकारों का, जो अच्छे पत्रकार है, काम हो सकता है कि जनता को उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति हम जागरूक करें, उनसे कहें कि प्रश्न पूछो, और प्रश्न किससे पूछो, सत्ताधीशों से पूछो। तो अब जनता प्रश्न पूछने लगी है। लेकिन एक तरफ तो मेरे ख्याल से कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एक और धर्म संकट आ गया। 20 तारीख को वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सम्मेलन होना है, एक प्रतिरोध होना है, जिसकी परमिशन मिल गई है। तो अभिजीत दीपिका ने कहा कि हम 20 तारीख को जंतर मंतर से निकलेंगे, पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। तो पहली बात है कि अगर वो मार्च करेंगे, कितने लोग वहां इकट्ठा होंगे? अगर 20-25 हजार हो गए तब तो चलिए उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर वही 1000-2000 या 500-400 लोग जाएंगे तो उसका प्रूव हो जाएगा कि उनके पास सपोर्ट नहीं है, तो एक एक्सपोजर हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह है, जब वो जंतर मंतर से निकल जाएंगे तो क्या लौट के उनको जंतर मंतर में फिर घुसने दिया जाएगा कि नहीं? भाई, एक जगह जो बैठा हुआ है उसको हटाना तो मुश्किल है, लेकिन जो चला गया उसको वापस आने से रोकना बहुत आसान है। तो ये अब हमें आपको डिसाइड करना है कि जो आज के तारीख में कांग्रेस ने एक तरीका ढूंढा है कि जिसमें वो जनता से सीधे संपर्क करके, और जनता जागरूक भी हो रही है, उनको पता भी चल रहा है कि मोदी मीडिया को सुनना अपने समय को बर्बाद करना है, क्योंकि वो केवल उल जलूल की बातें आपको दिखाते हैं। उनके साथ चलना है, या कॉकरोच जनता पार्टी को जैसे बीजेपी ने ट्रैप में लिया है, और कॉकरोच जनता पार्टी ने जैसे सोनम वांगचुक को ट्रैप में लिया है, उस रास्ते पे चलना है। दोनों विकल्प सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है
कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ी भूल कर दी है अपने को ओवर एस्टिमेट करके और बच्चों को भूख हड़ताल बिठा के, उस सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल बिठा के। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, समय बताएगा, 20 तारीख को पता चलेगा उनके साथ कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस का जो तरीका है ऐसी रिप्रेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ जो आपको कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देती, उससे लड़ने का तरीका यही है, गांधीवादी अहिंसात्मक, कि जनता से संपर्क करो, जनता को बताओ, उनके साथ बैठो, गांव गांव जाओ, छात्र सम्मेलन करो। क्योंकि छात्र अगर मोबिलाइज हो गए और छात्रों को पता चल गया कि उनके हकों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, तो यही छात्र 65% है देश की पॉपुलेशन का, और वही देश का मिजाज बदल सकते हैं। इसलिए ये निर्णय आपको लेना है, कॉकरोच जनता पार्टी की रणनीति बेटर है या कांग्रेस की रणनीति बेटर है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।